हेलो स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था संघनित्र कंडेंसर में अपन ने एयर कूल्ड कंडेंसर पूरे पढ़ लिए थे। उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे वाटर कूल्ड कंडेंसर। उसमें वाटर कूल्ड कंडेंसर में अपन ने वाटर कूल्ड कंडेंसर का परिचय वगैरह जान लिया था और वाटर कूल्ड कंडेंसर के दो प्रकार पढ़ लिए थे। उसमें से पहला प्रकार पढ़ा था अपन ने सेल एंड ट्यूब टाइप और दूसरा सेल एंड कॉइल टाइप। अब आज पढ़ेंगे अपन डबल पाइप कंडेंसर। इस प्रकार के कंडेंसर का प्रयोग बहुत अधिक होता है। इसमें एक बड़े व्यास के पाइप में कम व्यास का पाइप लगा होता है, यानी एक तो बड़ा व्यास का पाइप होता है, उसी के अंदर क्या छोटे व्यास का पाइप लगाकर बनाया जाता है। जबकि बाह्य पाइप यानी क्या कम व्यास के पाइप में क्या होता है, ठंडा पानी सर्कुलेट होता है, जबकि बाह्य पाइपों में रेफ्रिजरेंट बहती है। ये पाइप अधिकांश तांबे की बनाई जाती है। यदि बाह्य पाइप का व्यास 50 mm हो तो आंतरिक पाइप का व्यास 30 mm होगा। यानी आपका आंतरिक पाइप है उसका व्यास क्या 30 mm होगा तो बाह्य पाइप का व्यास 50 mm होगा। अर्थात बाह्य और व आंतरिक पाइप का व्यास क्रमशः 5:3 होता है। यानी अपन मान लें बाह्य पाइप का व्यास 100 mm है तो आंतरिक पाइप का व्यास कितना होगा 60 mm, यानी अनुपात दुगना हो जाएगा। पाइप में दो वाल लगे होते हैं। ऊपरी वाल से रेफ्रिजरेंट वाष्प अंदर आती है, उसे इनलेट कहते हैं, जिसे इनलेट कहते हैं। नीचे के वाल से रेफ्रिजरेंट क्या बाहर जाती है, इसीलिए उसको क्या कह सकते हैं आउटलेट। अंदर के पाइप यानी अंदर के पाइप होते हैं, वो उसमें क्या पानी बहता है। अंदर के पाइप के नीचे सिरे से ठंडा पानी अंदर आता है और ऊपर वाले सिरे से बाहर निकल जाता है। इसमें यदि पानी व रेफ्रिजरेंट का एक ही दिशा में यानी पानी और रेफ्रिजरेंट एक ही दिशा में हो तो उसे क्या कहते हैं समानांतर फ्लो। यदि यह एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो उसे क्या कहते हैं काउंटर फ्लो। इसे अपन डायग्राम में देखेंगे। यह है आपका वाटर कूल्ड डबल पाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर। इसमें देखो यदि ठंडा पानी नीचे से प्रवाहित होगा तो इसका आउटलेट ऊपर की तरफ होगा। इसी प्रकार रेफ्रिजरेंट देखो ऊपर से आ रही है और नीचे से आउटलेट होगा। यानी देखो पानी ऊपर से जा रहा है और रेफ्रिजरेंट ऊपर से आ रही है, दोनों देखो एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहाव है। इसीलिए इसे कहते हैं काउंटर फ्लो। इसे कहते हैं काउंटर फ्लो। अब यदि रेफ्रिजरेंट ऊपर से आ रही है, आपकी ऊपर से आ रही है, पानी भी ऊपर से जाने के बजाय वापस आए यानी पानी भी साथ साथ आए तो इसे कहते हैं समानांतर फ्लो यानी पैरेलल फ्लो। ये हो गया आपका डबल पाइप कंडेंसर। इसका उपयोग सामान्य तौर पर बड़े बड़े रेफ्रिजरेशन यूनिटों में किया जाता है। इसकी क्या होती है, इसके छोटे वाले और बड़े वाले पाइप का व्यास कितना होता है 5:3, यानी बड़ा पाइप का व्यास होगा 5 और छोटे का व्यास होगा 3। जैसे मान लो इसका क्या इंटू करने में इसका मान लो 100 mm है तो इसका कितना होगा 60 mm। ये हो गया आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर। अब पढ़ेंगे वाटर कूल्ड, ये डबल पाइप कंडेंसर हो गया। अब पढ़ेंगे वाटर कूल्ड कंडेंसर के लाभ व हानियाँ, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पहले पढ़ेंगे वाटर कूल्ड कंडेंसर के लाभ। यह बनावट में आसान व सरल होता है। यानी आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर की संरचना क्या होती है सरल व आसान होती है। इन्हें चलाना आसान होता है, यानी इसे क्या चलाने के लिए कोई कुछ भी दिक्कत नहीं आती है, चलने में सरलता से आसानी से गति कर लेता है यानी कार्य कर लेता है। जब शीतली संघनित्र की यानी इसमें क्या होता है वाटर कूल्ड कंडेंसर हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है यानी लचकतापन, जिसके कारण इसमें क्या जॉइंट वगैरह क्रैक वगैरह नहीं होता है। अगला आता है जब शीतली संघनित्र को प्लांट के बाहर छत के नीचे बाहर लगाया जा सकता है। यानी ये क्या कह रहा है, जब शीतली कंडेंसर है उसको क्या है छत के नीचे लगाया जा सकता है। यानी आपका क्या जैसे एयर कूल्ड कंडेंसर होते हो क्या फ्री एयर चाहिए, खुली हवा,
यदि हवा नहीं मिलेगी तो प्रॉपर कंडेंसेशन नहीं होगा। जबकि आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर है, उसके फ्री हवा की आवश्यकता नहीं होती, उसमें पानी द्वारा कंडेंसेशन क्रिया संपन्न होती है और उस पानी को कूलिंग टावर की सहायता से ठंडा किया जाता है। इसीलिए इससे क्या आप क्या बंद कमरे में भी लगा सकते हो। इसके बाद में आता है वाटर कूल्ड कंडेंसर की ऊष्मा स्थानांतरण की दर अधिक होती है, यानी वाटर कूल्ड कंडेंसर की हीट एक्सचेंज की दर एयर कूल्ड कंडेंसर की तुलना में अधिक होती है। इसके बाद में आता है आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर की हानियाँ। डिसएडवांटेज ऑफ द वाटर कूल्ड कंडेंसर। पहली हानि होती है संघनित्र की सतह पर स्केलिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी वाटर कूल्ड कंडेंसर की सतह होती है आंतरिक सतह मान लो या बाह्य सतह, जहाँ पानी का आवागमन हो, वहाँ पे स्केलिंग यानी अशुद्धियाँ वगैरह इकट्ठा होकर एक सामान्य मुलायम परत का रूप धारण कर ले, उससे कहते हैं स्केलिंग। वो समस्या किसमें होती है? वाटर कूल्ड कंडेंसर में। दूसरी यानी इसमें पानी की हानि होती है। वाटर कूल्ड कंडेंसर है तो कंडेंसेशन क्रिया के लिए पानी का यूज करेंगे, पानी का यूज करोगे तो क्या है, वहाँ पे पानी की हानि होगी। इसके बाद में ये अपने वाटर कूल्ड कंडेंसर संपन्न होते हैं। इसके बाद में अगला तीसरा आता है आपका इवेपोरेटिव कंडेंसर। हमने पहला पढ़ा था एयर कूल्ड, दूसरा पढ़ लिया वाटर कूल्ड और अब तीसरा पढ़ रहे हैं इवेपोरेटिव कंडेंसर। इस प्रकार के कंडेंसर में हवा व पानी दोनों कूलिंग मीडियम के रूप में उपयोग किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। देखो आपका एयर कूल्ड में हवा यूज हो रही थी मात्र, जबकि वाटर कूलर में केवल पानी यूज हो रहा था। परंतु आपकी इवेपोरेटर में पानी व हवा दोनों का कूलिंग मीडियम के रूप में उपयोग करते हैं। आमतौर पर बड़े बड़े रेफ्रिजरेट उपकरणों में रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग 100 टन से अधिक क्षमता वाले सिस्टमों में करते हैं, यानी इसका उपयोग सामान्य 100 टन से अधिक रेफ्रिजरेशन सिस्टमों में किया जाता है। यह संघनित्र कूलिंग यह कंडेंसर क्या होता है? कूलिंग बाय इवेपोरेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इसमें कंडेंसेशन क्रिया किस सिद्धांत के द्वारा संपन्न होती है? कूलिंग बाय इवेपोरेशन, यानी पानी जैसे ही हवा के संपर्क में आगे इवेपोरेट होगा तो वहाँ पे ठंडक उत्पन्न हो जाती है। इस संघनित्र में कूलिंग टावर व कंडेंसेशन कॉइल एक ही हाउसिंग में लगे होते हैं। इवेपोरेटिव संघनित्र में पानी का एक टैंक होता है। इस पानी के टैंक के ऊपर कंडेंसिंग कॉइल लगी होती है तथा कॉइल के ऊपर वाटर स्प्रे हेडर लगा दिया जाता है। स्प्रे हेडर के ऊपर एल्यूमिनेट प्लेट लगी होती है जो धातु की बनी होती है। इस सारे उपकरण को एक स्टील हाउसिंग में फिट कर दिया जाता है। वाटर टैंक के ऊपर साइड में कुछ भाग काटकर एयर फिल्टर लगा दिया जाता है। सबसे ऊपर की ओर एक ब्लोअर फैन फिट कर दिया जाता है। संघनित्र कॉइल के अधिकतर 6 से 8 पंक्तियां का प्रयोग किया जाता है। संघनित्र या रेफ्रिजरेंट से ऊष्मा ग्रहण करके पानी क्या होता है? पानी कुछ मात्रा में इवेपोरेट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पानी की कमी होती है। इसकी पूर्ति करने के लिए जिससे टैंक में पानी का लेवल कम हो जाता है। पानी का लेवल बनाए रखने के लिए फ्लोट वाल्व का उपयोग किया जाता है। देखो ये हो गया वाटर टैंक जिसमें ठंडा पानी एकत्रित होता है। इस टैंक में से पंप की सहायता से पानी को स्प्रे हेडर में की सहायता से स्प्रे नोजल में पहुंचाया जाता है। इस पानी की स्प्रे नोजल्स के ऊपर क्या लगी होती है? एल्यूमिनेटर्स प्लेट है जो वाष्पीकृत हुए पानी को रोकती है। इसके ऊपर एल्यूमिनेटर ऊपर प्लेटों के ऊपर क्या लगा होता है? ब्लोअर, जो क्या करता है? जो गर्म वायु को वायुमंडल में फेंकने का कार्य करता है। अब आता है स्प्रे नोजल के ऊपर क्या लगी होती है? नीचे क्या लगी होती है? कंडेंसेशन कॉइल, जिसमें रेफ्रिजरेंट वेपर बहती है और आउटलेट में रेफ्रिजरेंट लिक्विड मिलती है। और यहाँ से इसके नीचे क्या लगी होती है? एयर इनलेट बने होते हैं, दोनों साइड होते हैं, जिसमें ठंडी हवा क्या होती है? गर्म पानी के ऊपर गुजरती है, जिसके कारण गर्म पानी से अपनी ऊष्मा ठंडी वायु को दे देता है। अब अपन इसकी कार्यविधि देख लेते हैं एक बार और संरचना देख ली। देखो जैसे आप टैंक में से में लगे पंप को चलाओगे तो पंप क्या करेगा? पानी को
प्रेशर के साथ में स्प्रे हेडर में पहुंचाएगा। स्प्रे हेडर से पानी स्प्रे नोजल के द्वारा छोटी छोटी बौछारों के रूप में गिराया जाता है। ये बौछारों के रूप में क्या हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट कॉइल पे गुजरेगा, जिसके कारण वहाँ से ऊष्मा ग्रहण करके गर्म हो जाएगा। गर्म होने पर क्या होता है, रेफ्रिजरेंट में ऊष्मा की कमी होती है, जिसके कारण वह लिक्विड में बदल जाती है, जिसके कारण वह लिक्विड में बदलकर ड्रायर में चली जाती है। इसके बाद आता है गर्म पानी। गर्म पानी क्या होता है, गर्म पानी वायुमंडल ब्लोअर द्वारा खींची गई हवा ठंडी हवा के संपर्क में आता है। संपर्क में आने के बाद ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद पानी वापस टैंक में इकट्ठा हो जाता है। इस पानी में जो इवेपोरेशन क्रिया के दौरान जो पानी की हानि होती है, उस पानी को बनाए रखने के लिए मेकअप वाटर टैंक का उपयोग किया जाता है। मेकअप वाटर टैंक का उपयोग किया जाता है। यह लाइन कहाँ से आती है, यह मान लो आपका टैंक था मेकअप वाटर टैंक। जैसे यहाँ पानी की कमी होगी तो यहाँ क्या लगा होगा, फ्लोट वॉल होगा। ये बोर्ड नीचे आएगी, जिसके कारण यहाँ से पानी इनलेट हो जाएगा, यानी पानी अंदर आ जाएगा, और ये प्रोसेस रेगुलर चलता रहता है। अब अगला टॉपिक अपना अवरुद्ध संघनित्र के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चोक्ड कंडेंसर। अब चोक्ड कंडेंसर के प्रभाव क्या क्या होते हैं देख लो। संघनित्र प्रशीतन प्रणाली का एक मुख्य अवयव यानी कंडेंसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एक मुख्य भाग है। संघनित्र इवेपोरेटर से प्राप्त रेफ्रिजरेंट को पुनः द्रवित अवस्था में परिवर्तित करने का कार्य करता है। यदि किसी कारणवश कंडेंसर का कार्य प्रभावित होता है तो इसका अर्थ है कि कंडेंसर चोक हो गया, जिससे कि रेगुलर कंडेंसेशन नहीं होगा, जिससे प्रशीतन प्रणाली में निम्न प्रभाव उत्पन्न हो जाएंगे। यानी चोक्ड कंडेंसर क्या होता है, धूल मिट्टी या डस्ट से भरा हुआ कंडेंसर को चोक्ड कंडेंसर कहते हैं। इस चोक्ड कंडेंसर के कारण प्रॉपर कंडेंसेशन की क्रिया नहीं होगी, जिसके कारण रेफ्रिजरेंट द्रव्य में नहीं बदलेगी, जिसके निम्न प्रभाव है। देखो पहला है उच्च दाब लाइन में अतिरिक्त दाब की वृद्धि होना, यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लाइन है, वहाँ पे क्या है, यह भी कंडेंसेशन क्रिया चोक्ड कंडेंसर होगा तो वहाँ पे दाब में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा संपीड़क का भार में वृद्धि, यानी डिस्चार्ज लाइन में अधिक और रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज करना तो मोटर को अधिक लोड उठाना पड़ेगा, जिसके कारण कंप्रेसर का लोड बढ़ जाता है। तीसरा इवेपोरेटर में तापमान में वृद्धि होगी। जैसे आपकी देखो नॉन कंडेंसेबल यानी द्रवित गैसें, यानी जो आपकी द्रव्य में नहीं बदल पाई वो गैसें इवेपोरेटर में पहुंचेगी तो क्या होगा, वहाँ का तापमान बढ़ा देगी। अगला है रेफ्रिजरेंट का वाष्पन अधिक होगा। अब देखो जो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आएगी उसका प्रॉपर कंडेंसेशन नहीं होगा, यानी द्रव्य में नहीं बदलेगी, तो वो इवेपोरेटर में जाएगी तो थोड़ी बहुत हीट पाकर और वेपर में बदल जाएगी, यानी उसमें इवेपोरेशन क्रिया फास्ट होगी। अगला पॉइंट देखो पांचवा, संघनित्र के दाब में वृद्धि होगी। यदि रेफ्रिजरेंट क्या वेपर में नहीं बदलेगी, यदि रेफ्रिजरेंट लिक्विड में नहीं बदलेगी तो उसके क्या दाब में कुछ वृद्धि हो जाएगी पहले की तुलना में। ये हो गए आपके चोक्ड कंडेंसर के प्रभाव। संघनित्र की डीस्केलिंग ऑफ द कंडेंसर, यह क्रिया सामान्य डीस्केलिंग की समस्या अधिकांश वाटर कूल्ड कंडेंसरों में संपन्न होती है। अब देख लेते हैं अपन इसे। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में प्रयुक्त है वायु शीतलित संघनित्र में घुमावदार ट्यूब का प्रयोग करने के कारण ट्यूब में घुमाव अधिक पर रेफ्रिजरेंट जमने लगता है। यानी ये क्या, जैसे आपका रेफ्रिजरेंट जो आपका क्या कंडेंसर होगा उसमें रेफ्रिजरेंट जम जाएगी। रेफ्रिजरेंट भी हो सकती है या पानी भी हो सकता है। वाटर कूल्ड कंडेंसर होंगे तो वहाँ पे पानी की समस्या आएगी, जबकि आपके एयर कूल्ड होंगे तो वहाँ पे रेफ्रिजरेंट की समस्या आएगी जमने की, जो कि कुछ समय में परत का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार संघनित्र में रेफ्रिजरेंट की परत जम जाने को स्केलिंग कहते हैं, यानी कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट की परत जमना स्केलिंग कहलाता है। यदि वाटर कूल्ड कंडेंसर होता है वहाँ पे पानी या अशुद्धियों की परत जमना स्केलिंग कहलाएगी। संघनित्र में जमी रेफ्रिजरेंट की परत को हटाने की प्रोसेस को डीस्केलिंग कहते हैं, यानी स्केलिंग को हटाने की प्रोसेस को डीस्केलिंग कहते हैं। डीस्केलिंग करने से संघनित्र की दक्षता बढ़ जाती है, यानी डीस्केलिंग यानी आपने अशुद्धियाँ वगैरह हटा दी तो वहाँ पे प्रॉपर कंडेंसेशन होगा तो वहाँ पे कंडेंसर की दक्षता बढ़ जाएगी, यानी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। डीस्केलिंग के
लिए संघनित्र के इनलेट व आउटलेट द्रव लाइनों को वाल्व की सहायता से बंद कर दिया जाता है। यानी कंडेंसर के इनलेट आउटलेट को बंद कर देते हैं, जिससे संघनित्र में रेफ्रिजरेंट का प्रवाह बंद हो जाता है। इसके बाद एसिड टैंक में उपस्थित एसिड को डीस्केलिंग पंप की सहायता से संघनित्र में प्रवाहित किया जाता है। डीस्केलिंग पंप की सहायता से पंप में दाब उत्पन्न किया जाता है, जिससे संघनित्र में जमी रेफ्रिजरेंट परतें हट जाती है। यानी इस डीस्केलिंग करने के लिए एसिड और पानी का उपयोग किया जाता है। सामान्य तौर पे एसिड व पानी का अनुपात रहता है, एसिड रहेगा 1 और पानी रहेगा 20। यानी 1 लीटर एसिड में 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है। यानी ये हो गया आपका डीस्केलिंग के लिए आपका मिश्रण एसिड व पानी का। अब आता है डीस्केलिंग के लाभ। यानी डीस्केलिंग करोगे तो आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होंगे या क्या क्या लाभ होंगे। पहला है, संघनित्र में रेफ्रिजरेंट का प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता है। यानी रेफ्रिजरेंट रेगुलेटरी बहती रहती है। संघनित्र में ऊष्मा हस्तांतरण अधिक होने लगती है। यानी आपका कंडेंसर है उसमें हीट एक्सचेंज क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी जिससे ऊष्मा हस्तांतरण अधिक हो, और ऊष्मा हस्तांतरण अधिक होगी तो वहाँ पे रेफ्रिजरेंट द्रव में अधिक बदलेगा, जिसके कारण इवेपोरेटर में अधिक ठंडक मिलेगी। संघनित्र की दक्षता बढ़ जाती है, यानी कंडेंसर के कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम को कम लोड उठाना पड़ता है। यानी आपका रेफ्रिजरेंट आ रही है, जल्दी द्रव में बदल रही है, तो जल्दी इवेपोरेटर में जाके वापस वेपर में बदलेगी, जिसके कारण आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम कम चलेगा, सिस्टम को कम लोड उठाना पड़ेगा। इस प्रकार आपके डीस्केलिंग के लाभ संपन्न होते हैं।